हेलो और स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। और इस क्लास में हम करेंगे करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए 16 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर। तो इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका हम अच्छे से कवर करेंगे आज के प्रेजेंटेशन में। ऑलराइट, तो टॉपिक्स क्या क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है कि अरब स्प्रिंग को, या फिर ज़्यादा एंग्लिसाइज लोग बोलते हैं अरब स्प्रिंग को, 10 साल हो गए हैं। ऑल्दो हमारे न्यूज़पेपर्स में इतना डिलिजेंटली कवर नहीं किया गया है इस इवेंट को, इस लैंडमार्क, इस माइलस्टोन को, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत अच्छे से असेस किया है इम्प्लीकेशंस ऑफ अरब स्प्रिंग ऑन द रीजन एंड द वर्ल्ड, एंड वी आर गोइंग टू टेक नोट ऑफ देम। ऑलराइट, उसके बाद वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया और बांग्लादेश की, अगेन अ माइलस्टोन इन आवर रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। हम इंश्योर करेंगे कि हम उस रिलेशनशिप को समझें और उसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, और फिर काटसा सैंक्शंस आए हैं। ऑलराइट, काटसा सैंक्शंस व्हाट आर दे और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया पे और इंडिया पे, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। 10 ईयर्स हो गए हैं अरब स्प्रिंग को, एंग्लिसाइज्ड अरब स्प्रिंग को। ठीक है, ये द वर्ड दैट इट्स रिटन हियर इज, इट मींस फ्री एट लास्ट। ऑलराइट, इट्स इन फ्रेंच। ये टुनीशिया का बड़ी फेमस सी पिक्चर है। ऑलराइट, तो आपको बेसिकली हुआ क्या था, हम जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं इवेंट्स क्या हुए थे। ऑलराइट, देयर इज दिस पर्सन बाय द नेम ऑफ मोहम्मद बouazizi। ये इंसान, उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। ये टुनीशिया में रहता है और इसकी फैमिली क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट, तो बहुत प्रेशर था टू अर्न अ डिसेंट वेज। और जहाँ पर ये फ्रूट कार्ट अपना रखता था वहाँ पर पुलिस वाले आके बोलने लग गए कि तुम्हारे पास परमिट नहीं है, एंड द पर्सन हियर प्रीटी मच सेड कि ये हम मुझसे ब्राइब मांग रहे हैं, एंड अ पुलिस वूमन इवन स्लैप्ड हिम। Alright, and then he sort of started protesting in front of the square, the main town hall, और वहाँ पर उसके किसी ने सुनी नहीं, and then one day he set himself ablaze, खुद को आग लगा ली, and then many people sort of resonated with the causes of him taking that action, और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने लार्ज स्केल प्रोटेस्ट के रूप में डेवलप हो गया है। ठीक है, और धीरे धीरे करके जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पे बेन अली, आबिदीन बेन अली, बहुत टाइम से ट्यूनीशिया के ऑटोक्रेटिक रूलर थे, उनको थ्रो आउट किया गया। ऑलराइट, बट देन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड इन ट्यूनीशिया। 1 महीने के बाद बेन अली तो चले गए, उसी के बाद इलेक्शंस हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए ट्यूनीशिया में, और उसके बाद फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी चुन लिया गया। ऑलराइट, हाउएवर बाकी रीजन की स्टोरी थोड़ी ऐसी नहीं थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट में जनवरी 2011 में ही जब बेन अली ने स्टेप डाउन किया, उसके बाद इजिप्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ठीक है, जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा स्वेल करने लग गए थे तो इजिप्शियन आर्मी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिक्लेरेशन दिया कि हम ऐसे किसी भी इंसान पे फायर नहीं करेंगे जो कि कह रहा है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट उस टाइम पे होस्नी मुबारक स्टेप डाउन करें। ऑलराइट, तो मिलिट्री रिफ्यूज टू फायर ऑन अ क्राउड। राइट, इट हैज़ अंडरटोन्स ऑफ अ रशियन रेवोल्यूशन। ऑलराइट, बिकॉज रशियन रेवोल्यूशन में भी मिलिट्री रिफ्यूज टू फायर ऑन द masses. Right, the French Revolution also, because people refuse, the military again refused to fire on the masses. So when that happens, you know, there's revolutionary air around you. All right, तो मुबारक जो थे, होस्नी मुबारक, this dude here, होस्नी मुबारक, इन्होंने ऑफिस छोड़ा फरवरी में, और उन्होंने काउंसिल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स को पावर दी। काउंसिल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे, सबको लगा कि शायद वो खुद ही पावर हथियाना चाहते हैं, लेकिन फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में आए हमारे मोहम्मद मोरसी। ठीक है, इजिप्ट के फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने, एक्चुअली नॉट फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, बट ही बिकेम द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। द प्रॉब्लम विद मोहम्मद मोरसी इज दैट ही बिलोंग्स टू दिस फैक्शन कॉल्ड द मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम और इस्लामिस्ट्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, Islam is a religion. The idea in Islam is that you have your personal relationship with a God. लेकिन जो इस्लामिस्ट्स होते हैं, जिनकी पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन इस्लामिज्म होती है, वो कहते हैं कि जो रिलीजन का स्फीयर होना चाहिए वो स्टेट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईरान इज एन इस्लामिस्ट रेजिम। राइट, पाकिस्तान कॉल्स इटसेल्फ एन इस्लामिस्ट रेजिम, सऊदी अरेबिया इज एन इस्लामिस्ट रेजिम, वेयर जहाँ पर स्टेट यानी कि जो मेन गवर्नमेंट है, स्टेट जो है, उसी का उसका रिलेशनशिप विद इस्लाम बहुत स्ट्रांग होता है, और स्टेट इज इनकम्पास्ड विद इन द इस्लामिस्ट डॉक्ट्रिन। ऑलराइट, तो ये लोग कहते हैं कि जो सरकार है उसको इस्लाम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये जो थे, ये काफ़ी सरदर्द बन गए वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, मोहम्मद मोरसी, क्योंकि इनके लगातार जो
जो डिसीजंस आ रहे थे वो सबको लग रहा था कि ये इस्लामिस्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे टेररिज्म से रिलेटेड इनके ऊपर आशंकाएं लगने लग गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब इनके पापों का घड़ा भर गया तो आ गए वहाँ पर एक मिलिट्री लीडर थे उस टाइम पे, अब्दुल फताह अल सीसी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कू कर दिया और अब इजिप्ट जो है वो इनकी गिरफ्त में है, अल सीसी की गिरफ्त में है। ऑलराइट, तो जैसे देखा कि एक ऑटोक्रेटिक लीडर, ठीक है, एक ऑटोक्रेटिक लीडर यहाँ पे होस्नी मुबारक, उनको डेमोक्रेटिकली उनको हटाने के बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए मोहम्मद मोर्सी। बट जो डेमोक्रेटिक रूल था वो इतना एक्सट्रीम माना गया कि उसके बाद फिर मिलिट्री डिक्टेटर ने आके वेस्टर्न वर्ल्ड को सहूलियत दी कि अब हम ऐसी कुछ हरकतें नहीं करेंगे। ऑलराइट, इनफैक्ट अब्दुल फताह अल सीसी के जब उन्होंने पावर ली, जब वो प्रेसिडेंट बने, तो उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको कू कहने से भी मना कर दिया, ठीक है, मिलिट्री टेक ओवर कहने से भी मना कर दिया। और इस समय ही इज इन पावर। ऑलराइट, तो दिस यू कैन जस्ट लुक एट दिस कार्टून पॉज करके। ऑलराइट, तो हुआ क्या कि एंड देन इजिप्शियन पीपल वोटेड टू गिव अप देयर फ्रीडम, राइट, बिकॉज मोहम्मद मोर्सी को वोट किया और मोहम्मद मोर्सी ही लोगों की फ्रीडम्स लेना शुरू कर दिया उन्होंने। फॉर एग्जांपल फेमसली कॉमेडियंस के ऊपर अटैक शुरू हो गए थे एंड देन सो द मिलिट्री स्टेप्ड इन एंड गेव बैक एंड इट गेव द फ्रीडम बैक टू देम। ऑलराइट, फिर लिबिया में क्या चल रहा था, राइट, उसी टाइम पे जब जनवरी में इजिप्ट में प्रोसेशन शुरू हुए थे, फरवरी में 2011 में ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट पे फायर ओपन किया। उस फायर के बाद जो है वहाँ पे भी आग भड़क गई और वहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब स्टेट वर्सेस पीपल ड्रामा शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आया कि हम नो फ्लाई जोन इन्फ्लिक्ट करेंगे, जिससे कि जो स्टेट के वेपनरी है वो ऊपर से स्ट्राइक ना कर पाए लोगों के ऊपर। ऑलराइट, एंड देन मिलिट्री असिस्टेंस आई रेबेल्स को, ठीक है, धीरे धीरे करके देखा गया कि गद्दाफी जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। जो उधर के जो सुप्रीम लीडर थे मुअम्मर गद्दाफी, इनफैक्ट देयर इज अ स्टेडियम इन पाकिस्तान इन लाहौर, राइट, कॉल्ड द गद्दाफी स्टेडियम। राइट, ही वाज कंसिडर्ड लाइक द बिग स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द अरब वर्ल्ड। इनफैक्ट इनके रेजिम के अंडर लिबिया में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे दे वर एक्चुअली प्रीटी हाई कंपेयर टू द कंट्रीज सराउंडिंग देम। राइट, उसके बाद फिर 40 साल के बाद मुअम्मर गद्दाफी जो हैं उनको 2014 में उनको हटा दिया गया। राइट, बेसिकली ही वाज किल्ड, उनको ही वाज ऑन द रन, उनको ढूंढा गया और मार दिया गया। ऑलराइट, अब क्या चल रहा है लिबिया में, इट्स अ सिविल वॉर। ऑलराइट, तो मैं आपको बेसिक पूरे फैक्शंस नहीं बताऊंगा, बट यू शुड नो दैट देयर इज अ सिविल वॉर कंटिन्यूइंग इन लिबिया। ऑलराइट, तो टुनिशिया में तो फिर भी लग रहा था कि कुछ ठीक हुआ अरब स्प्रिंग की वजह से। इजिप्ट में क्या बोलते हैं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप दोबारा रीइंस्टेट हो गई और लिबिया में सिविल वॉर। वैसे ही येमेन में भी उसी टाइम प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, वैसा ही कुछ सिनेरियो हुआ, एक्सेप्ट येमेन इज एक्चुअली वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला, ये इन्होंने क्या बोलते हैं वहाँ पे जो टर्मोइल था उसका यूज़ करके उन्होंने बड़े पार्ट्स ऑफ येमेन पे कैप्चर कर लिया और इनको अभी भी पूरी तरह से हराया नहीं जा सका है। उसके बाद क्या हुआ कि जिन लीडर को, राइट, अब्दुल्ला साले को जिनको हटाया गया था, ये अब दोबारा मतलब बैक कर रहे हैं एक नई गवर्नमेंट को, हूती बैक्ड, राइट, ईरान एंड हूती बैक्ड एक रेजिम आ रहा है जो कोशिश कर रहा है कि पावर ले लें। और फिर सऊदी बैक्ड दूसरा क्लस्टर है जो कि आपस में लड़ रहा है। तो देयर इज एन ऑनगोइंग सिविल वॉर इन येमेन ऑल्सो, द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट बीइंग दैट इट्स एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। ऑलराइट, इट्स लिटरली द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अराउंड अस राइट नाउ। ऑलराइट, होडीडा पोर्ट पूरा ब्लॉक्ड है, बहुत टाइम से ब्लॉक्ड है। एक स्टॉकहोम होडीडा ट्रूस तो हुआ था, एक स्टॉकहोम में बैठ के दोनों साइड्स के लोग मिले थे और उन्होंने कहा था कि चलो हम लड़ाई वड़ाई बंद करते हैं, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे येमेन में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। सीरिया में भी वही चीज़ हुई, वहीं से बेसिकली
कुछ सीरिया में हुआ क्या था कि कुछ जवान बच्चे थे, उन्होंने जाके अरब स्प्रिंग के बाद क्या किया कि उन्होंने ग्राफिटीज ड्रॉ करना शुरू कर दिया, राइट, दीवारों पर। और ग्राफिटीज देख के सरकार डर गई, उन्होंने जेल कर दिया। उन जेलिंग्स की रिस्पॉन्स में बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और वैसे ही वहां पर भी सिविल वॉर शुरू हो गया। सिविल वॉर, और इनफैक्ट सीरिया में तो ये हुआ था कि पूरा का पूरा देश जो है वहां पे 4-5 ग्रुप्स में बट गया था। आईसिस ने बड़े स्वॉर्ड्स ऑफ टेरिटरी कंट्रोल कर लिया। जो लाल दिख रहा है आपको, ये है सीरियन फोर्सेस का, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वहाँ का, उनके पास ये टेरिटरी रह गए। रेबेल्स आप देख सकते हैं ग्रीन में, और ऊपर कुर्दिश फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया। यानी कि सीरिया को तो पूरा मतलब बीच में 2016 में घेर ही मतलब खत्म कर दिया गया था। उसके बाद फिर रशिया ने इंटरवीन किया। रशिया ने ना केवल आईसिस के लोगों को पीछे धकेला, रेबेल्स को मारा, ऑलराइट, एंड देन धीरे धीरे करके सीरिया की सॉवरेनिटी रिस्टोर हुई है, ऑलराइट। सो यू कैन सी सीरिया में ओनली बिकॉज ऑफ रशियन इंटरवेंशन सीरियन रेजिम सर्वाइव्ड, ऑलराइट। सो यू कैन सी द स्प्रेड ऑफ अरब स्प्रिंग यहाँ पर, ठीक है। प्रोटेस्ट हर जगह हुए, ठीक है। ईरान में भी प्रोटेस्ट हुए, बहरीन में जो प्रोटेस्ट हुए थे वो भी बहुत खतरनाक थे, लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सऊदी अरेबिया ने अपनी मिलिट्री भेज दी और उसके बाद इन प्रोटेस्ट को रोक दिया गया, ऑलराइट। यू कैन सी कि कितना स्प्रेड था, ऑलराइट, अरब स्प्रिंग का। ट्यूनीशिया का केस एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ट्यूनीशिया में एक स्टेबल इलेक्टेड सरकार बनी, ऑलराइट, और ये जो नेशनल डायलॉग क्वाड्रेट था, यानी कि ये वहाँ की सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्शंस हैं उनके लीडर्स हैं, उनको इनफैक्ट नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2015 में। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने जो ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, वो बहुत इजीली इन्होंने मैनेज किया, ऑलराइट। इन्होंने एक ट्रूथ एंड डिग्निटी कमीशन भी अपॉइंट किया, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के मॉडल पे, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसके तहत कुछ 66,000 कंप्लेंट्स आई थी इनके पास। उन्होंने कई सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको टेलीवाइज किया, और उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हम अब एक नए युग की ओर जा रहे हैं। हमने पुराने समय के पुराने शिबुलेट्स को त्याग दिया है, और एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। बहुत लोग जिनको मार दिया गया था, टॉर्चर किया गया था, उन लोगों को पब्लिकली ये बताया गया कि हम आपके साथ सद्भावना रखते हैं, ऑलराइट। सो यू कैन कोट दिस एज एन एग्जांपल इन आइदर ऑफ योर आंसर्स, ट्रूथ एंड डिग्निटी कमीशन, ऑलराइट। सो बट इट्स स्टिल टफ टू लेबल Tunisia a success. Why? Because even though they're a democracy, the people who were in power during the during the earlier regime, जो पहले जो regime था, बेन अली का regime, वही politicians elections के बाद दोबारा पावर में आ गए हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। बीच में elections होते रहते हैं। उसके बाद फिर जो ट्रूथ एंड पीस कमीशन था, डिग्निटी कमीशन था, उसकी वर्किंग को बार बार रोका जा रहा है कि बंद करो इनको पावर नहीं मिलनी चाहिए, ये क्या टीवी पे ड्रामा खड़ा करके रखा है, ऑलराइट। और फिर वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, और इकोनॉमी लगातार उनकी स्टार्टर कर रही है, इकोनॉमी मुश्किल से रेज हो पा रही है। और प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि बंद हो गए हैं, राइट, प्रोटेस्ट सभी भी चल रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी, शायद उन लोगों को क्या चाहिए थी, डिग्निटी, ऑलराइट। बिकॉज जब उस इंसान ने, बौजीजी ने खुद को आग जलाई, तो ही हैड दिस ऑन हिज माइंड कि उसको पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, राइट। डिग्निटी, द अरब रेवोल्यूशन, मेनी कमेंटेटर्स आर्ग्यू, वाज अबाउट डिग्निटी। डेमोक्रेसी जो आइडिया है वो इम्पोज किया गया था उनके ऊपर, ठीक है। वेस्टर्न लिटराटी ने उनको कहा कि ये लोग जो है ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, बट उस टाइम पे वो लोग बस रेजिम चेंज के लिए लड़ रहे थे, एंड दे वर फाइटिंग फॉर देयर डिग्निटी, ऑलराइट। तो अब कुछ लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अरब स्प्रिंग फेल क्यों हुआ, और क्या फेल भी हुआ, राइट। तो कुछ फैक्टर्स आपको नोट करने होंगे। सबसे पहले कि जो डिमांड फॉर सिविल राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टीज और फंडामेंटल फ्रीडम्स होती हैं, ये इनका कोई पॉपुलर बेस नहीं था, ऑलराइट। देयर इज अ वेरी फेमस, यू नो, फरीद ज़कारिया, राइट, फरीद ज़कारिया जो जीपीएस होस्ट करते हैं CNN पे, ही रिटन दिस फेमस बुक जिसमें उन्होंने लिखा है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑलवेज प्रीसीड्स डेमोक्रेसी, कि लोगों के अंदर पहले लोकतांत्रिक भावनाएं होनी चाहिए, कुछ लोकतांत्रिक मूल्य होने चाहिए, जिसके आधार पर एक लोकतांत्रिक रेजिम सर्वाइव करता है। अगर लोग लोकतांत्रिक नहीं हैं और आप उस सिचुएशन में लोकतंत्र इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी सर्वाइव नहीं करेगा। वैसे ही हुआ यहाँ पर, वहाँ पे लोगों की मूल्य लोकतांत्रिक नहीं है, तो लोकतंत्र कैसे सर्वाइव कर जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस्लामिस्ट, जो मैंने आपको इस्लाम और इस्लामिस्ट के बीच में डिफरेंस समझाया था, इस्लामिस्ट ने, क्योंकि वो पहले से ही ऑर्गेनाइज थे, राइट, जैसे ही उनको पावर वैक्यूम मिला, सबसे पहले इस्लामिस्ट ने पावर
हथिया ली, राइट। यमन में हमने देखा इस्लामिस्ट पावर में आए, अभी सूडान में फॉर एग्जांपल अभी इस्लामिस्ट पावर में है, इजिप्ट में मोहम्मद मोर्सी की जो पार्टी थी वो पावर में आई, राइट। मोरक्को में भी वही हुआ। तो जो लोग मानते हैं कि जो राष्ट्र है वो राष्ट्र इस्लाम धर्म की बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए, उन लोगों ने झट से पावर कैप्चर कर ली, ठीक है, और उन्होंने वेस्ट को डरा दिया कि ये लोग क्या करके मानेंगे, ऑलराइट। उसके बाद आपको ये समझने की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंगली हमको लिबिया के केस में दिखाई देती है कि इन्हीं रूलर्स ने कभी भी किसी भी डेमोक्रेटिक की या फिर किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को सेटल नहीं होने दिया। कैसे नहीं होने दिया कि जब भी ऐसा होता था कि कोई इंस्टीट्यूशन अच्छा हो रहा था, जैसे इलेक्शन का या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छा हो रहा था, तो ये जो लीडर्स थे, जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स थे, जानबूझ के उस इंस्टीट्यूशन को खराब कर देते थे ताकि लोकस ऑफ पावर वो खुद बने रहें, ठीक है। तो जब ये लीडर्स गए तो इन सभी देशों में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बचा था जो कि लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा कर सके, ऑलराइट। व्हाई नेशंस फेल एक बहुत फेमस किताब है जिसका आंसर है इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट। इफ देयर इज अ कंट्री विदाउट necessary institutions to deliver on the promises, those promises would be betrayed, alright। तो इन देशों में institutions नहीं थे, right। टूनिशिया में institution building करने की बात हो रही थी, right। तो और उसके बाद वेस्ट ने इतना सपोर्ट नहीं दिखाया, ऑलराइट। प्रेसिडेंट ओबामा शोड दिस, प्रेसिडेंट ओबामा, राइट, ही बेसिकली ब्रॉट इन प्लेन्स टू बॉम्ब सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट, देयर फर्टाइल क्रेसेंट, राइट। अमेरिका इज लाइक a famous movie character which I won't name, that they want to love but they only know how to hate, and they just bombed the area under the like while telling the world that they are helping people, alright। तो फॉर एग्जाम्पल जब मोहम्मद मोर्सी को पावर से हटाया गया और जब सीसी ने पावर कैप्चर की, तो यूनाइटेड स्टेट्स प्रीटी मच एक्विएस्ड, राइट। उन्होंने सपोर्ट नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपकी खिलाफत कर रहे हैं, ऑलराइट। तो आपने देखा कि वेस्टर्न जो कंट्रीज थे उन्होंने भी कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं ली इस बात की, ठीक है। तो इसलिए अरब स्प्रिंग तो जो था उसको वाइडली कहा जाता है कि वो फेल हो गया। लेकिन 2019 में फिर अपराइजिंग शुरू हो गई, ठीक है। अल्जीरिया, लेबनान, सूडान, इनफैक्ट 2011 की अरब स्प्रिंग ने जितने डिक्टेटर्स को बाहर धकेला था, उतने ही डिक्टेटर्स को इस वाली अपराइजिंग ने बाहर धकेला, ठीक है। इस बार हमने देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट ईरान में भी चल रहे हैं, इनफैक्ट ये प्रोटेस्ट उससे ज्यादा वाइड लग रहे हैं, ऑलराइट। सो देयर इज दिस लाइक सेकेंड वेव आइडिया, सम स्कॉलर्स से, कि ये सेकेंड वेव है, राइट। ओमार अल बशीर, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि सूडान के ओमार अल बशीर को कोई हरा सकता है, राइट। उनको कोई पावर से निकाल सकता था। एक जब 2011 के अरब स्प्रिंग चल रहा था तो मजाक किया जाता था कि अरे आप इधर उछल रहे हो, जाके सूडान में पावर चेंज करके दिखाओ, और हम सब हंसते थे कि सूडान में ओमार अल बशीर को कोई नहीं हरा सकता। ओमार अल बशीर को पावर से हटा दिया गया, राइट। देन अल्जीरिया के प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, राइट, पावर से। सो वी कैन सी दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग। और अगर हम पुराने, और यू कैन सॉर्ट ऑफ सी इट ऑन द मैप, ऑलराइट, अल्जीरिया हैज बीन इंपैक्टेड, देन देयर इज लेबनान में जहां पर यू मस्ट हैव नोटिस्ड एक बड़ा केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ था, वहां पर भी देयर इज अ न्यू रेजिम इन पावर। बगदाद में द प्रोटेस्ट वर वेरी सिग्निफिकेंट, ऑलराइट। The ruling party there almost lost power, alright। The Sudan में regime change हो गया, so you can see there is a wave of protests again in the air, alright। So the thing that you need to understand is that the fear barrier has been broken. That's the problem, right? Whenever you look at any revolution, right, there is no instantaneous change. The problem is कि जब भी हमको क्रांति की बात आती है तो हम कौन सी क्रांतियों के बारे में सोचते हैं? हम सोचते हैं रशियन क्रांति के बारे में या फिर फ्रेंच क्रांति के बारे में, राइट। और हम सोचते हैं कि सारी की सारी क्रांतियों को उतना ही जल्दी रिजल्ट्स देने चाहिए, राइट, झट से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब प्राग की क्रांति हुई थी 1960 के दशक में, जब प्राग में लोगों ने सोवियत यूनियन के खिलाफ परचम लहराया था, तब क्रश कर दिया गया था, झट से क्रश कर दिया गया था। लेकिन उन्हीं के 20 साल बाद
जब लिबरेट हुआ ईस्टर्न यूरोप तो उन्होंने क्रेडिट किसको दिया? प्राग की क्रांति को, राइट। फॉर एग्जांपल यूरोप में भी जब पहला सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया था 1840s में तो उसको भी क्रश कर दिया गया था, लेकिन उसके 20-30 साल के अंदर ही वी सॉ अ न्यू रेजिम, न्यू स्ट्रिंग ऑफ रेजिम्स जिन्होंने सोशलिज्म को एज अ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज किया, राइट। तो कभी भी क्रांतियां इंस्टेंटेनियसली फॉलो नहीं करती हैं, रिजल्ट इंस्टेंटेनियसली नहीं मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा, हम इनके ऊपर जो क्रांति हो रही है उनके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव खुद से डाल रहे हैं कि शायद ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। हमें क्या पता किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। जब भी हमें कॉल्स आती हैं कि वो किस चीज की मांग कर रहे हैं तो वो रेजिम चेंज होता है, वो फूड होता है, वो हंगर से छुटकारा होता है, राइट। वो डिग्निटी की मांग कर रहे हैं कि कोई भी आके थपड़ा थपड़ू के ना चला जाए, राइट। वो डिग्निटी की मांग कर रहे होते हैं। डेमोक्रेसी हम उनके ऊपर थपेड़ रहे हैं। तो शायद अगर फियर बैरियर टूट गया है, अगर लोगों का डर खत्म हो गया है, तो शायद अरब स्प्रिंग अपने आप में एक सक्सेस था, राइट। एंड अभी तो शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, राइट। 2019 के प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं एंड और हमें ये नहीं पता है कि ये प्रोटेस्ट और कहाँ तक जाएंगे, है ना। हम मतलब बहरीन में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, मुझे विश्वास नहीं होता कि बहरीन की मोनार्की कभी वल्नरेबल फील कर सकती है, राइट। तो ये आपको ये समझने की जरूरत है कि सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज जो जिन्होंने अरब स्प्रिंग को राइज दिया था, यानी कि वेजेस स्टैग्नेट कर रही हैं। और इनफैक्ट 2011 में तो क्या हो रहा था कि ऑयल के प्राइसेस पीक पे थे, यानी कि सरकारों के पास रेवेन्यू आ रहा था, वो रेवेन्यू लोगों के पास जा रहा था, राइट। कमोडिटी मार्केट हाई था, यानी कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेस ज्यादा थे, तो इस रीजन से जो कमोडिटीज बाहर जा रही थी उनको भी पैसा आ रहा था, राइट। एंड जनरली मार्केट्स वर डूइंग बेटर देन राइट नाउ, राइट। और अब आप देख रहे हैं कि 2019 में तो मतलब ऑयल का तो प्राइसेस मतलब ज़मीन पे आ गए हैं। काउंटर साइकिल चल रही है कमोडिटीज़ की, यानी कि कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा चीप हैं, राइट। तो अभी की जो कंडीशंस हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो वैसी ही हैं या फिर वैसी से और ज़्यादा ख़राब हैं, ऑलराइट। तो वो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, जो ज़मीनी मुद्दे हैं जिनकी वजह से लोगों ने 2011 में फैसला किया कि वो इन सरकारों के साथ नहीं रह सकते, वही मुद्दे आज भी वैसे के वैसे ही प्रेजेंट है। तो हमें नहीं पता है कि क्या होगा, या फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अरब क्रांति खत्म हो गई है, फियर बैरियर खत्म हो चुका है, और लोगों का डर खत्म हो गया। और ये बहुत खतरनाक चीज होती है अथॉरिटेरियन लीडर्स के लिए, ऑलराइट। और मैंने जैसे आपको समझाया कि सारे रेवोल्यूशंस टाइम लेते हैं, ऑलराइट। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है अरब स्प्रिंग को, अब जब भी कोई न्यूज़ आइटम पढ़ेंगे आप आइसोलेटेड तरीके से मत पढ़िएगा। जैसे आपने पढ़ा कि इराक में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइट। तो वो हो तो पिछले 3-4 महीनों से रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि उन्होंने किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे आग लगा दी तो आज आपको न्यूज़ में आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसे डिसजॉइंटेड मत पढ़िएगा, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ देखिएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। 2010 साल कुछ भी नहीं होते हैं इंटरनेशनल हिस्ट्री में, राइट। तो आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और अरब स्प्रिंग को आप एक दो आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि इम्पैक्ट ऑफ अरब स्प्रिंग ऑन द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ऑलराइट। Then what happened was we had a virtual summit with Bangladesh, fairly important one. अब इसके बारे में मैं आपको पहले से एक caveat दे दूं कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज ऑफ इंडो बांग्लादेश रिलेशंस हैं वो आपको आईआर क्लास में अलग से कवर करा दिए जाएंगे, ऑलराइट। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक आइडिया दे दूं, ट्रैजेक्टरी दे दूं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की, और मैं आपको ब्रॉड प्लैंक समझा दूं विद रिस्पेक्ट टू जो वर्चुअल समिट में हुआ है। लेकिन जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस जो ढंग से पढ़ाए जाते हैं फॉर योर सिलेबस, वो आईआर की क्लासेस में अलग से कवर करा दिए जाएंगे। वेट फॉर दैट, ऑलराइट। सो वर्चुअल समिट हुई, क्या निकला? 7 बड़े अग्रीमेंट्स हुए अलग अलग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में, ठीक है। बांग्लादेश ने इंडिया को इनवाइट किया 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की। 1971 में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, है ना, भारत पाकिस्तान जंग के अधीन, राइट। तो 2021 में 50 साल होने वाले हैं उसको, है ना। वैसे ही शेख मुजीबुर रहमान जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश थे, उनके भी उनके जन्म को 100 साल होने वाले हैं। और 2019 में ही महात्मा गांधी के जन्म को 150 साल हुए थे, राइट। 1869 में जन्म हुआ था उनको। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं,
और इंडिया की भी जो जन्म को 75 साल होने वाले हैं 2022 में, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं और इनको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, इकट्ठा होकर बांग्लादेश के साथ ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो जल्दी से मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। हमारी मिलिट्री इंटरवेंशन ड्यूरिंग द 1971 वॉर एंड द क्राइसिस वाज प्रीटी मच द डिसाइडिंग फैक्टर कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ, है ना। जैसे ही आज़ाद हुआ वैसे ही इंदिरा मुजीब ट्रीटी हुई, जैसे हम बोलते हैं इंडो बांग्लादेश ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड पीस रिलेशंस, ऑलराइट। ये फाउंडेशनल ट्रीटी है। उसके बाद क्या हुआ कि 1975 में जिया और जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको असैसिनेट कर दिया गया और जिया उर रहमान पार में आए, जो कि एक मिलिट्री जनरल थे। और उस टाइम से लेकर हमारे जो रिश्ते हैं वो खराब होना शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि जिया उर रहमान जो है वो उसी इस्लामिस्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट, वो इस्लामिस्ट ट्रैजेक्टरी पे ले गए बांग्लादेश को, ऑलराइट। जिस ट्रैजेक्टरी पे उस टाइम पाकिस्तान खुद ही था। और तो हमने देखा कि हमारे एक तरफ भी इस्लामिस्ट नेशन हो रहा है, दूसरी तरफ भी इस्लामिस्ट नेशन जा रहा है। उसके बाद जिया उर रहमान चले गए, जनरल इरशाद आ गए। जनरल इरशाद भी उसी इस्लामिस्ट ओरिएंटेशन के थे। 1990 तक उन्होंने राज किया। इनफैक्ट सार्क का जो आइडिया है वो जनरल इरशाद का ही आया था, ठीक है। वो आइडिया जनरल इरशाद का था। उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो हेजेमॉन है, यानी कि परस्पर ताकत, सबसे बड़ी ताकत है इस खित्ते की। और अगर इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत है तो बाकी सारे देशों को जो इस खित्ते में रहते हैं उनको इकट्ठे आके इंडिया के साथ नेगोशिएट करना चाहिए ताकि इंडिया ओवरवेल्म ना कर ले बाकी देशों को, ठीक है। वो जनरल इरशाद का आइडिया था सार्क का। उसके बाद ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो ये भी वही इस्लामिस्ट ट्रेडिशन की ही है। तो हम देख रहे हैं शुरू में 1975 तक तो मुजीब रहे, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ जिया उर रहमान, जनरल इरशाद और बीएनपी, ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनका राज रहा 1996 तक। खालिद जिया, जिनको अभी अभी जेल से छूट मिली है, खालिद जिया जो हैं वो राज कर रही थी बांग्लादेश पे। और वो अपने इलेक्शंस में बड़ी फेमसली कहा करती थी कि हम हिंदुस्तान को बताएंगे कि हम क्या चीज़ है, राइट। तो उन्होंने एंटी इंडियनिज्म को एक इलेक्टोरल प्लैंक बना लिया, ठीक है। लेकिन फिर शेख हसीना अवामी लीग की आई, जो प्रीटी मच उसी टाइम से, इनके जाने के बाद से ही राज कर रही है। बीच में कुछ इंटरवीनिंग ईयर्स थे 2-3 साल के, लेकिन शेख हसीना तब से राज कर रही है। और तब से हमारे और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। जब 2010 में शेख हसीना हिंदुस्तान आई थी तो वहाँ पे जो जॉइंट डिक्लेरेशन था, जो जॉइंट कम्युनिके था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि अब हम अपने रिश्ते इंप्रूव कर सकते हैं, और मनमोहन सिंह के टाइम पे। और तब से ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी चल रही है। अभी फॉर एग्जाम्पल जो हमने 7 अग्रीमेंट साइन किए हैं वो सारे के सारे अलग अलग सेक्टर्स में हैं। तो आप देख सकते हैं कि द कमिटमेंट दैट वाज मेड इन 2010 हैज नाउ रियली कम टू फ्रूएशन, ठीक है। हुआ क्या है कि हमारी डेप्थ ऑफ एंगेजमेंट हमारे सामने आती है इन सारे के सारे अग्रीमेंट्स की वजह से। शेख हसीना के आने के बाद एट अ पब्लिक लेवल भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था इंडो बांग्लादेश रिलेशंस में। फॉर एग्जांपल 2014 का एक प्यू का सर्वे था जिसमें 70% ऑफ बांग्लादेशीज जो थे उन्होंने कहा था कि हाँ, हमारे इंडिया के बारे में अच्छे ख्यालात हैं। तो हम अब जानते हैं कि इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंडिया चाहता क्या है बांग्लादेश के साथ अपनी रिश्तेदारी में, ऑलराइट। तो सबसे पहली चीज़ जो इंडिया चाहता है वो कनेक्टिविटी है, राइट। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो कितना बड़ा एक ब्लॉक बन जाता है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्शन से रोकने में, राइट। यहाँ पे आपने देखा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, और यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टेड कैसे हैं, केवल एक चिकन्स कॉरिडोर के थ्रू, राइट। एक छोटा सा कॉरिडोर है जो जनरली भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिक हेडेक बना रहता है, बिकॉज इफ वी फेस एन अटैक वी नो दैट वुड बी द कट ऑफ पॉइंट, राइट, जहाँ से जो विदेशी ताकतें हैं वो वहाँ पर हमला कर सकती है, राइट। तो हम नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी चाहते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो 1947 से पहले या फिर 1965 से पहले जो सीन था वो ही सीन अब हो जाए, कि हम यहाँ से लेकर वहाँ तक सीधा चले जाएं, राइट। तो हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़े। तो हमने उसी के लिए पहले तो एक BBIN साइन किया है, राइट। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल एक मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट है, जिसके तहत उसका मोटा मोटा आइडिया ये है कि इंडिया का ट्रक अगर उसके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सीधा बांग्लादेश चले जाए, राइट, उसको रुकने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर जो नेपाल के जो ट्रक्स हैं वो इंडिया आ जाएं, राइट। ईज़ ऑफ
मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स का आइडिया है इस BBIN अग्रीमेंट का। हालांकि 2017 में भूटान उस अग्रीमेंट से वापस चला गया है और इसलिए थोड़ी सी बहुत रोड़े आ रहे हैं रास्ते में, बट हमारा अग्रीमेंट फिर भी चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम जो चाहते हैं वो ये है कि बांग्लादेश एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ का गढ़ ना बन जाए, राइट। ऐसा ना हो कि कोई टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया में और हम उसका सोर्स कहाँ लोकेट करें, हम उसका सोर्स बांग्लादेश में लोकेट करें, राइट। तो हम नहीं चाहते कि जो इस्लामिस्ट हैं वो बांग्लादेश को एज अ बेस यूज़ करें अगेंस्ट इंडिया, राइट। ये हमारा दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बांग्लादेश है वो चाइना का प्रॉक्सी ना बन जाए, राइट। जब हम बांग्लादेश के साथ यहाँ पे वार्तालाप वगैरह बातचीत करते हैं तो ऐसा ना हो कि वो चाइनीज इंटरेस्ट को इंडियन इंटरेस्ट के ऊपर रखना शुरू कर दें, है ना। तो हम चाइना के इंट्रूजन नहीं चाहते हैं इस एरिया में। और चौथी सबसे बड़ा इशू जो हमारे लिए आता है वो है इलीगल इमिग्रेशन का, ठीक है। वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हम आगे चलते हैं और बांग्लादेश के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। बांग्लादेश बेसिकली चाहता है कि उन्हें तीस्ता का पानी मिलता रहे और जनरली जो बहुत सारी रिवर्स हैं, कुछ 60 से 80 ऐसी रिवर्स है छोटी छोटी करके जो इंडिया के एरिया से बांग्लादेश में जाती हैं। तो बांग्लादेश चाहता है कि उन रिवर्स से उनको ईजी एक्सेस मिलता रहे, पानी ना उनसे छीना जाए, राइट। और उसके बाद वो चाहते हैं कि उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहे। ये ना हो कि बांग्लादेश कि इंटरनेशनल रिलेशंस कौन डिसाइड कर रहा है, इंडिया, राइट। वो ये नहीं चाहते हैं। उसके बाद वो मार्केट एक्सेस चाहते हैं इंडिया में। वो चाहते हैं कि वो अपने बने हुए प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच सकें। और एक एडवर्स ट्रेड बैलेंस हो गया है, यानी कि जैसे जो हमको चाइना के साथ प्रॉब्लम है कि चाइना एक्सपोर्ट किया जा रहा है और हम उनको कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वैसे ही प्रॉब्लम बांग्लादेश को है। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। तो समिट में क्या हुआ, एरियाज कौन कौन से हैं जिन पे अग्रीमेंट साइन हुआ। हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेंट कॉन्जर्वेशन, राइट। एलिफेंट्स के लिए कॉरिडोर्स होते हैं, वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं। और ये माइग्रेशन कॉरिडोर्स जो होते हैं ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टेरिटोरियल बाउंड्रीज को, राइट। एलिफेंट्स जो हैं वो एकदम से रुक के ऐसे नहीं बोलेंगे कि चलो अब बांग्लादेश आ गया, अब थोड़ा वापस हो लेते हैं, यहाँ पे कस्टम्स की दिक्कत है, वो बस चले जाते हैं, राइट। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ है। सैनिटेशन, एग्रीकल्चर और क्रॉस बॉर्डर लिंक्स, राइट। क्रॉस बॉर्डर लिंक्स हमने जो एक रेल लिंक इस्टेब्लिश किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये रेल लिंक पहले से ही ऑपरेशन में था लेकिन 1965 की वॉर के टाइम में टूट गया था और हमने उसको रिस्टोर किया है। उसके बाद हमने बांग्लादेश को अश्योर किया है कि अगर हमारे पास वैक्सीन होगी तो तुम्हारे पास भी होगी, राइट। जैसे ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है वैक्सीन की, वैसे ही हम बांग्लादेश को वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमने ये कुशियारा रिवर जो है, बराक रिवर, राइट, जो नॉर्थ ईस्ट में, उसके कुछ पार्ट्स को इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री के रूप में एक्सेप्ट किया और हमने दोनों तरफ के एग्जीक्यूटिव्स को कहा है कि काम शुरू कर दीजिए इस पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने क्रॉस बॉर्डर मैनेज, बेसिकली सीन क्या होता है कि हर साल कई सारे लोग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं वो मारे जाते हैं BSF की फायरिंग में। तो वो बार बार रेज करते हैं इस इशू को और हम बार बार उन्हें कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान बनाया था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन लगातार चल रही है, राइट। उसके बाद फिर बांग्लादेश ने अप्रिशिएट किया कि हमने उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया था एक्सपोर्ट्स में अंडर साफ्टा, जो मैंने आपको एक दिन कराया था साफ्टा, ऑलराइट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 2011 से चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि भाई एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात पे एक्सपेडाइटेड काम करो, एक सीपा साइन करना ज़रूरी है इंडिया और बांग्लादेश का, ऑलराइट। उसके बाद फिर हमने कहा है कि हम BBIN अग्रीमेंट, इसका मैंने अभी भी समझाया था, उसको जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और कीन इंटरेस्ट दिखाया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश ने कहा है कि हम आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट बनना चाहते हैं। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, राइट, नरसिम्हा राव के टाइम से चल रही है, लुक ईस्ट, उसके बाद एक्ट ईस्ट, जिसके तहत हम एक ट्राइलैटरल हाईवे बना रहे हैं इंडिया, थाईलैंड के, म्यांमार, राइट। और हमारी बहुत सारी इनिशिएटिव है। बांग्लादेश चाहता है कि वो इन इनिशिएटिव्स का पार्ट बने, ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऑलराइट, सो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड बांग्लादेश ने कहा है कि तीस्ता का पानी का जो अग्रीमेंट है उसको प्लीज़ जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए। बेसिकली एक अग्रीमेंट हो चुका है बट वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऑलमोस्ट एक वीटो सा कर दिया है कि हम नहीं मानेंगे, राइट। तो उस अग्रीमेंट को फंक्शनलाइज करने के लिए बातें आवाज़ आ रही है कहाँ से, बांग्लादेश की तरफ से, राइट। सो ये हमारा एक स्टेटस है
हमारे रिलेशनशिप का। जैसे फॉर एग्जांपल जब शुरू में रोहिंग्या क्राइसिस शुरू हुआ था तो हमने म्यांमार की साइड ली थी, हमने कहा था म्यांमार इज़ राइट, वो जो भी, हमने ऐसे नहीं कहा था लेकिन हमने म्यांमार को नेगेटिव कमेंट से बचा के रखा था, राइट। अब हम ज़्यादातर बांग्लादेश की लाइन टो कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश हैज़ बीन वेरी जेनरस इन प्रोवाइडिंग रेफ्यूज टू रोहिंग्याज, और एक हमने, और ये ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद जो हम एक कमेमोरेटिव स्टैम्प्स वगैरह हमने रिलीज़ किए हैं, जैसे हमने मुजीबुर रहमान के लिए किए हैं, उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कर दिए, और राइट। और ये जो चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक है जिसके बारे में आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेल लिंक है। दिस इज लाइक द 4th of 6 रेल लिंक्स दैट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। कोस्टल शिपिंग के मामले में पहले से ही अग्रीमेंट हो रखा है कि कैसे हम उनके मोंगला और चिटागोंग पोर्ट्स को यूज़ करके मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपना सामान नॉर्थ ईस्ट पहुंचाएंगे। और रोड कनेक्टिविटी के चक्कर मैंने आपको बताया है कि BBIN हो चुका है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। सिविल एविएशन पे हमने एक एयर बबल ऑपरेशनलाइज किया हुआ है, ऑलराइट। इकोनॉमिक लिहाज से देखें तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया का साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, राइट। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो 10 बिलियन के आसपास आ चुके हैं और इंपोर्ट्स जो है वो 1 बिलियन के आसपास है। तो ये जो ट्रेड एडवर्स ट्रेड बैलेंस है बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये बांग्लादेश बहुत खुश नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लाइंस ऑफ क्रेडिट उनके लिए रिलीज करते हैं, हम उनको लोन्स देते हैं ताकि इस एडवर्स ट्रेड बैलेंस को ऑफसेट किया जा सके, राइट। उसके पावर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे जनरली वो बिजली हमसे बहुत खरीदने लग गए हैं, ऑलराइट। दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। डेवलपमेंट असिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने 3 लाइंस ऑफ क्रेडिट है, $8 बिलियन की, हमने अब एक और एक्सटेंड की है तो $10 बिलियन के आसपास लाइंस ऑफ क्रेडिट हो गई हैं। जनरली हमारे स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बार शेख हसीना ने कहा भी कि आप जो लोकल लेवल्स पे क्विक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं उससे बांग्लादेश को बहुत फ़ायदा होता है, राइट। जो हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको नर्वसनेस आती है चाइना से। 2019 में जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि बांग्लादेश में हाईएस्ट एवर FDI फ्लो 2018 में आया था और 1/3 ऑफ दैट टोटल FDI फ्लो चाइना से आ रहा है, राइट। चाइना बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, हम नहीं है, बहुत पुराने टाइम से ही हो गया, 2005-2006 से ही है, राइट। उसके बाद और दोबारा फिर 2015 में बन गया था, ठीक है। 97% ऑफ जो बांग्लादेशी गुड्स हैं वो चाइना में ड्यूटी फ्री एंटर होते हैं। और अब हम जानते हैं कि चाइना फैक्टर और बाकी कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने बांग्लादेश को $31 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लेज की हुई है, सेकेंड ओनली टू उनकी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान जो कि $62 बिलियन के आसपास है। इट्स अ मैसिव सम, राइट। और बांग्लादेश लगातार जो चाइना का बिगेस्ट मिलिट्री इंपोर्टर जो बांग्लादेश है, राइट, सबसे ज़्यादा वेपन्स इंपोर्ट बांग्लादेश चाइना से करता है एंड वाइस वर्सा। एंड लाइक चाइना के लिए भी बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, राइट। अभी 2016 में जब बांग्लादेश ने 2 बड़ी सबमरीन्स खरीदी थी चाइना से तो काफ़ी हल्ला हुआ था। उसके बाद फिर चाइना ही एक पोर्ट डेवलप कर रहा है बांग्लादेश के लिए जो इंडियन कोस्ट के आसपास है, राइट। और एक रिपोर्ट आई थी जिसने रिसेंटली कहा था कि $2.6 बिलियन वर्थ ऑफ इक्विपमेंट बांग्लादेश खरीद चुका है चाइना से 2010 से लेकर आज तक, ऑलराइट। तो अगर आपको टेक अवे कोई लेना हो, जनरली हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन आपके पिलर्स जो बनते हैं, एक तो कनेक्टिविटी बनता है, तो जब भी कोई आर्टिकल आए आप कनेक्टिविटी से इश्यूज उठाते रहिएगा। दूसरा जो बनता है वो है इकोनॉमिक अफेयर्स, हमारे आर्थिक रिश्ते कैसे हैं उनके साथ, और फिर हमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हमें क्या देखना है, हमें चाइना वाला एंगल देखना है और जनरली सिक्योरिटी एस्पेक्ट देखना है, ऑलराइट। और माइग्रेशन भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जो CAA का जो टॉपिक था, बेसिकली हुआ क्या था कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे तो हमारे कुछ इलेक्टेड लीडर्स ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दी थी जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे बिफर गया था, राइट। न्यूज़ में आया था कि कैसे एक लास्ट मिनट विजिट भी कैंसिल कर दिया था, और न्यूज़ में चल रहा था कि कैसे शेख हसीना ने जो इंडियन एम्बेसडर हैं बांग्लादेश ढाका में, उनको मीटिंग देने से मना कर दिया था। ऐसी कुछ खबरें आती रहती हैं। तो माइग्रेशन की वजह से भी काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं, एक रेगुलर इरिटेंट सा रहता है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में, ऑलराइट। तो कुछ टेक अवे अगर आपको लेने हो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से, सबसे पहले तो ये है कि बांग्लादेश इज ग्रोइंग, राइट। 2024 में वो लीस्ट डेवलप कंट्री से ग्रेजुएट करके एक डेवलपिंग कंट्री
का स्टेटस पालेगा, राइट। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनफैक्ट इस समय इंडिया से ज़्यादा अच्छी है, राइट, जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा भी हुआ था पिछले कुछ टाइम में, राइट। उसके बाद फिर रेगुलर इंटरेक्शन जो है वो होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 साल बाद दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, राइट, लगातार मिलते रहना चाहिए, जिससे बेसिकली होता क्या, जब भी हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जब भी इलेक्टेड या फिर समिट लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, तो ये लीडर्स क्या करते हैं, अपने अपने देशों में पूछते हैं कि हाँ भाई क्या किया पिछले 5 साल में, मतलब दिखाओ, लाइक शो मी कि क्या हुआ। वो जो इवैल्यूएशन और असेसमेंट होती है एट द लीडरशिप लेवल, उसको लगातार करने के लिए क्या क्या तरीका है कि हर साल मीटिंग्स करते रहो, राइट। तो एक हाई लेवल कांटेक्ट लगातार होता रहना चाहिए। उसके बाद कनेक्टिविटी अगर होएगी तो अपने आप रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, राइट। तो कनेक्टिविटी जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर है। जैसे जब इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप्स बीच में ख़राब हुए थे, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इंडिया और नेपाल बहुत ही हाईली कनेक्टेड देश हैं, राइट। इसीलिए दोनों ही साइड्स ने कुछ रिलेशनशिप्स को और ख़राब करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों को पता है कि दे आर लॉज्ड इन ईच अदर्स इंटेस्टाइन्स, ऑलराइट। उसके बाद फिर हमारा, अगर हम चाइना फैक्टर से सोचने की कोशिश करें, तो हमको ये पता होना चाहिए कि चाइना कितना ही ट्रेड कर ले बांग्लादेश के साथ, चाइना दूर है, हम पास है। हम उन चाइना को चारों साइड से सराउंड करते हैं। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा, ऑलराइट। तो बेसिकली हमें प्रॉक्सिमिटी हमारी इतनी क्लोज है कि हमें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए वीज़ बांग्लादेशीज रिलेशनशिप विद चाइना, ऑलराइट। सो ये टेक अवेज आप लेके जा सकते हैं अपने आंसर में, जनरली एक ओपिनियन फॉर्म करने में, टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव to India-Bangladesh relations. All right, next topic or the last topic for the day is CAATSA sanctions. Now, what are these CAATSA sanctions? We're going to first understand that. But before that, let's get to why they're in news, right? तो हमको अभी पता चला कि United Nations ने कुछ sanctions से impose किए हैं टर्की पे for its acquisition of S-400 anti-aircraft missiles, जो कि वो रशिया से acquire कर रहे थे और US को पसंद नहीं आया और उन्होंने sanctions impose कर दिए, right? और ये sanctions किसके अंदर impose हुए हैं? Section 231 of काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसको बोलते हैं काटसा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की ये लेजिस्लेशन है, ठीक है। ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस लेजिस्लेशन को लेता है और केस बाय केस वो इम्प्लीमेंट करता है सैंक्शंस को, या फिर ये डिसाइड करता है कि वेवर मिलेगा, राइट। लेजिस्लेशन किसकी है? यूएस कांग्रेस की है। और पावर टू इम्पोज सैंक्शंस किसके पास है? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास है, राइट। अगर आपको इस एक्ट के अंदर सैंक्शंस ट्रिगर करने हैं तो एक थ्रेशोल्ड मीट करना पड़ता है। क्या थ्रेशोल्ड है? वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद स्पेसिफिकली लिस्टेड एंटिटीज ऑफ रशियन डिफेंस इंटेलिजेंस सेक्टर्स, राइट। अगर आपने रशिया कि किसी एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शंस किए हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। किस तरह के ट्रांजैक्शंस? जैसे आपने उनसे टैंक्स खरीद लिए, उनके पास पैसा चला गया। जैसे आपने उनसे मिसाइल्स खरीद ली, पैसा चला गया उनके पास, राइट। तो बेसिकली इन सैंक्शंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि रशिया के हाथ में पैसा जाने से रोकना, ठीक है। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे एक डिटर्मिनेशन किया जाता है कि क्या आप सैंक्शंस लगाने हैं या नहीं लगाने। आप वैसे पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलराइट। तो ये कम्युनिके है, राइट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाओ जब भी सैंक्शंस लगते हैं और उनका कम्युनिके लिखो कि वो बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन रिपब्लिक ऑफ टर्कीज प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, एसएसबी होती है उनकी, जो कि एक्चुअली एक्विजिशंस करती है, राइट। सेक्शन 231 ऑफ काटसा के तहत, और उसमें लिखा हुआ है कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस कर गया है। क्रॉस कैसे किया है? कि टर्की ने S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीद लिया, जिससे रशिया के पास खूब सारा पैसा जाएगा और इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। उसके बाद टर्की ने कहा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, टर्कीज टुडेज एक्शन सेंड्स अ क्लियर सिग्नल दैट द यूनाइटेड स्टेट्स विल फुल्ली इंप्लीमेंट काटसा सेक्शन 231 and will not tolerate significant transactions with Russia's defense and intelligence sectors। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन्होंने कहा कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी और देश ने भी अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस किए रशिया के साथ तो हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे। वो किसकी बात कर रहे हैं, राइट? वो हम उस पर आएंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि टर्की के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो गया। टर्की के ऊपर लोन्स वगैरह लेने में अब उनको दिक्कत आएगी, राइट। पिछले ही साल क्या हुआ था कि क्योंकि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ये पूरी की पूरी नेटो में यूनाइटेड स्टेट्स का F-35 प्रोग्राम चल रहा था कि जो उनके नए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं जैसे F-35 वगैरह हैं, उसको भेजा जा रहा था। हिसाब से टर्की उस प्रोग्राम का पार्ट था। लेकिन
जब टर्की ने डिसाइड किया कि वो रशिया से S-400 मिसाइल्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो यूएस को क्या डर था कि ये रशिया के प्लेटफॉर्म और यूएस के जो नेटो के जो प्लेटफॉर्म है वो इंटीग्रेट हो सकते हैं और रशियन हैकर्स F-35 से जुड़ी हुई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को अपने तक ले जा सकते हैं, राइट। तो इसलिए टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर धकेल दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको ऑफर किया गया, पहले तो उनको ऑफर किया गया था कि आप पेट्रियट मिसाइल्स ले लीजिए, फिर थर्ड ले लीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं ले रहे, हमको S-400 ही बहुत अच्छी लगती है, और S-400 इज क्वाइट एन इक्विपमेंट, राइट। तो आप पहले तो पढ़िएगा कि S-400 की इतनी क्वालिटीज़ क्या है कि हर देश उनको चाहता है, राइट। मिसाइल सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, दे कॉल्ड द पावरफुल रशियन आर्म्स इन द स्काई, राइट, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि रशिया अपने हाथ है और कुछ भी कर ले रहा है आसमान में, राइट। सो रीड अबाउट देम। उसके बाद यूएस ने क्लैरिफाई किया है कि टारगेट इनका और कोई देश नहीं है, टारगेट रशिया है। हम नहीं चाहते कि रशिया के पास पैसे आएँ, और क्योंकि वो उस पैसे से क्या कर रहे हैं, वो उस पैसे से अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन यूक्रेन एंड अदर मलाइन एक्टिविटीज वर्ल्ड वाइड, वो रशिया की मलाइन बुरी एक्टिविटीज दुनिया भर में उसको रोकना चाहते हैं। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम रशिया को टर्किश आर्म्स इंडस्ट्री से दूर धकेलना चाहते हैं, और जनरली रशिया को नहीं चाहते कि उनके पास पैसा है, ऑलराइट। इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और ये फिर यहाँ पर इन्होंने कहा था टुडेज एक्शन सेंड्स अ क्लियर सिग्नल, राइट। वो किसको सिग्नल दे रहे थे, वो इंडिया को सिग्नल दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने रशिया के साथ डील कर ली है अक्टूबर 2018 में कि हमें भी S-400 मिसाइल सिस्टम चाहिए, $5 बिलियन की डील है। इनफैक्ट पहला जो ट्रांच है इस पेमेंट का ऑलरेडी जा चुका है, $800 मिलियन पहले ही जा चुके हैं, राइट। बहुत अच्छे सिस्टम्स है ये, हमारी रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है ये S-400, और इसलिए हमने कहा हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इंडिया ने पहली ट्रांजैक्शन भी पे कर दी है, और डिलीवरी इसकी अगले साल मार्च के आसपास से शुरू हो जाएगी और 2025 में ख़त्म होगी, राइट। तो अब सीन क्या बनता है, अगर उन्होंने जब जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन थे उनसे पूछा गया कि इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि लेगेसी इशू जिन कंट्रीज का है उन पे हम सोच सकते हैं। लेगेसी इशू क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने हिस्टोरिकली सोवियत एम्यूनेशन, सोवियत वेपन सिस्टम पे डिपेंड किया है, राइट। रशिया जो अभी उनका सक्सेसर है सोवियत का, उसके ऊपर डिपेंड किया है, राइट। तो हमारा लेगेसी इशू है। टर्की का कोई लेगेसी इशू नहीं है, टर्की हमेशा से नेटो पे डिपेंडेंट रहा है फॉर इट्स वेपन्स। हम रशिया पे डिपेंडेंट रहे हैं, तो हमको धीरे धीरे उस डिपेंडेंस को खत्म करना है। यूएस कह रहा है कि ठीक है, हम सोच सकते हैं कि जहां पे लेगेसी सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल लेट्स रीड व्हाट एग्जैक्टली ही सेड आई वुड से दैट वन थिंग टू फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव इन पर्टिकुलर व्हिच इज व्हाई आई रेज द लेगेसी इशू। CAATSA is not again designed to take punitive action in that space. CAATSA इसलिए डिजाइन नहीं की गई है कि आपको इंडिया को पनिश करने के लिए CAATSA डिजाइन नहीं की गई है, ठीक है। It's to mitigate and prevent the significant addition of high-level, high-tech Russian systems पे डिजाइन की गई है, ऑलराइट। और फिर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा ब्लैंकेट वेवर नहीं दे रहे हम। इंडिया ने बेसिकली वो कह रहे थे कि सम कंट्रीज ने क्या मांगा है, एक ब्लैंकेट वेवर मांगा है कि इंडिया पे नहीं लगेगी CAATSA। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ब्लैंकेट वेवर किसी को नहीं मिल रहा, ठीक है, ये क्लैरिफाई करना है। और उसके बाद टेक अवे आपका ये होना चाहिए कि हमको एक रोप पे एक वॉक करना है, राइट। दिक्कत क्या है कि रशिया भी हमारा दोस्त है, यूनाइटेड स्टेट्स भी हमारा दोस्त है, ठीक है। जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो सबसे अच्छा रशिया बेचता है और हमें रशिया से चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन क्या है कि हमको अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करनी है, राइट। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। अगर हमको किसी देश से कुछ खरीदना है तो खरीदना है। अगर अमेरिकन हमें जब हम खरीदने के प्रोसेस में थे तब अमेरिकन अगर हमें बोल देते तो शायद फिर भी हम सोच सकते हैं। अब तो हमने अनाउंस कर दिया, पूरी दुनिया को बोल दिया है कि भैया हम तो खरीद रहे हैं, अब खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, राइट। एंड अगर अब हमने बैकआउट किया तो वर्ल्ड वुड से दैट इंडिया इज नॉट रियली सॉवरेन, राइट। इंडिया अमेरिका के प्रेशर में आके उसने अपना दिमाग बदल दिया। वही प्रेशर टर्की के ऊपर भी था, राइट। तो अब हमें ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के जो रिलेशंस है खराब होने वाले हैं, राइट, और खराब होंगे। हम चाहते थे कि हम ब्रिज बन जाए दोनों के बीच में, लेकिन ये रिलेशंस खराब ही हो रहे हैं। क्यों? रशिया ने एक सो कॉल्ड मतलब अभी कहा जाए अलेजिडली रशिया ने एक साइबर अटैक किया है यूएस पे, ठीक है। तो खराब होंगे और हम दोनों के दोस्त हैं और हमको एक बड़ा बैलेंसिंग सी एक्ट करनी पड़ेगी, राइट। एक बड़ी मेंटल जिम्नास्टिक्स करनी पड़ेगी दोनों के दोस्त बने रहने के लिए, राइट। एंड आई गेस दिस इज द टेक अवे दैट यू नीड टू टेक फ्रॉम दिस CAATSA एपिसोड। पहला कि हम नहीं चाहते हैं कि हम पे CAATSA के सैंक्शंस लगें, हमको ब्लैंकेट वेवर चाहिए जो उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लेगेसी इश्यूज पे वो समझेंगे कि हम तो भाई डिपेंडेंट हैं,
रशियन सिस्टम्स पे, ऑलराइट। तो आई गेस दिस इज द टेक अवे दैट यू शुड take. All right, so thank you so much for listening. I hope you're reading your newspapers, you're continuing to engage with your newspapers, jotting down important points. All right, so take care of yourself and bye bye.